हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमरदीप और आप देख रहे हैं आपका चैनल श्योर शॉर्ट एकेडमी। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं, इस चैनल पे यूपीएससी और बीपीएससी से रिलेटेड मैं गाइडेंस प्रोवाइड करता हूं। ठीक है। और उसी क्रम को बढ़ाते हुए मैंने अभी पॉलिटी सब्जेक्ट प्रीलिम्स के लिए डिकोड करना स्टार्ट किया था, जिसमें मोस्ट ऑफ द लेक्चर्स मैंने रिकॉर्ड करके डाल दिए हैं। कुछ लाइव क्लासेज भी मैंने लिए थे। इसी क्रम में मैंने ये भी बोला था कि इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू टीच ऑल दिस सब्जेक्ट, बट it is under my purview that I can guide you for a whole pre mains or interview। तो मैं गाइडेंस तो सारे सब्जेक्ट का प्रोवाइड कर दूंगा, एक एक सब्जेक्ट का एक एक माइक्रो एनालिसिस करके मैं गाइडेंस प्रोवाइड कर दूंगा, बट पढ़ाना पॉसिबल नहीं होगा। पढ़ा भी सकता हूं, बट मेरा अपना खुद का भी प्रिपरेशन है, तो मेरा अपना प्रिपरेशन भी हिंड्रेंस हो जाएगा। सो बिकॉज ऑफ दैट रीज़न एंड अगर आप खुद पढ़ेंगे तो आपकी अपनी पर्सनालिटी बिल्डअप होगी। सपोज आप कोई फॉर एग्जाम्पल आप कोई बुक पढ़ते हो, तो केवल आप पढ़ते नहीं हो, साथ के साथ समझते हो। तो रेदर देन कि समवन इज़ डिलीवरिंग यू समथिंग, अगर कोई टीचर आपको पढ़ाता है तो आपको चीज़ें समझ में आ जाती हैं, लेकिन जब आप खुद उसको पढ़ते हो तो और डीप इनसाइड या बिटवीन द लाइन जो कंसेप्ट्स होते हैं वो क्लियर होते हैं। आपके बहुत सारे वोकैब्स तैयार होंगे, बहुत सारे छोटे छोटे चीज़ आपको समझ में आएंगे, नई नई चीज़ें पकड़ में आएंगी। इसलिए ऑलवेज़ कहा जाता है कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए, किसी भी स्टेज ऑफ स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी रखता है, मायने रखता है कि सेल्फ़ स्टडी करना चाहिए। तो मैं सेल्फ़ स्टडी को ही प्रमोट करता हूँ, और आज मैं जो कुछ भी हूँ उसमें मेरा सेल्फ़ स्टडी का बहुत बड़ा रोल है। लव आई हैव टेकन कोचिंग बट आई कुड नॉट गेट व्हाट बेनिफिट अदर्स टेक फ्रॉम दैट कोचिंग। टॉप क्लास का कोचिंग था, वाजीराम एंड रवि से मैंने क्लासेज लिए थे, बट आई कुड नॉट गेट दैट मच बेनिफिट। और मैंने एट द एंड मैंने रियलाइज़ किया, इवन मैंने इंजीनियरिंग के टाइम में मैंने यही रियलाइज़ किया कि सेल्फ स्टडी से आप अच्छा स्कोर कर पाते हो, अच्छे कंसेप्ट की क्लैरिटी हो पाती है, और छोटे छोटे पॉइंट्स को भी आप कलेक्ट कर पाते हो। ठीक है ना। इसी क्रम में मैंने ये भी बोला था कि हो सकता है कि कुछ ऐसे टॉपिक होंगे, कुछ ऐसे टर्म्स होंगे जो या तो बुक में नहीं मेंशन होगा, या होगा तो इन डिटेल नहीं होगा, उसको मैं अपने लेवल पे कवर अप करा दूंगा। तो अभी जो मैं टॉपिक कवर अप करने जा रहा हूँ आप लोगों को, उस टॉपिक का नाम है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है ना। इससे प्री और मेंस दोनों में क्वेश्चन आ चुके हैं, और पिछले 20 सालों में भी क्वेश्चन आए हुए हैं, और पिछले 10 सालों में भी क्वेश्चन आए हैं। इवन रिसेंट 4-5 साल पहले भी 2018-19 में भी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये टर्म काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। मैं मानता हूँ कि आपको सब्जेक्ट की होलिस्टिक नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की तो ज़रूर होनी चाहिए, जो कि उस पर्टिकुलर टॉपिक की ज़रूर होनी चाहिए जो कि एग्ज़ाम में आने वाले हैं। उसी तरह से ये एक टॉपिक है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो पहले तो ये समझने की कोशिश करेंगे कि वाई इट इज़ न्यूज़, वाई आई एम गोइंग टू कवर इट, एंड व्हाट इज़ दिस। तो पहले हम ये जानने की कोशिश करें कि क्यों ये इम्पोर्टेंट है। तो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस में पूछा जा चुका है। तो यूपीएससी क्वेश्चन प्रीलिम्स और मेंस में क्यों पूछता है? क्वेश्चन इसलिए पूछता है क्योंकि वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से कंट्रोवर्शियल न्यूज़ में रहता है। और ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एक ऐसा टर्म है जो कि आपको मेंशन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आर्टिकल 102 एंड आर्टिकल 191, इन दोनों में मेंशन किया गया है। तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म है, ये बात भी समझने की ज़रूरत है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज़ ए कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म। यूपीएससी प्रीलिम्स में ही स्टेटमेंट ग्राहक पूछता है कि ऑफिस एंड प्रॉफिट इज़ मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज इट इज़ मेंशन अंडर आर्टिकल 102 एंड अंडर आर्टिकल 191। ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज रहेगा मेरा यहाँ पे इस वीडियो में। तो अब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि ये टर्म न्यूज़ में क्यों आया। क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट एक रोगी कल्याण समिति बनाई थी, उसमें उन्होंने 27 एमएलएज को मेंबर डाला था, और एक दो लोग, एक को चेयरमैन और सब चेयरमैन डाला हुआ था। तो हुआ क्या कि उन लोगों को डिस्क्वालीफाई करने के लिए एक पिटीशन प्रेसिडेंट के पास डाला गया। तो जो भी प्रॉफिट ऑफ ऑफिस अंडर आर्टिकल 102 एंड 191 के अंतर्गत आता है, तो उसमें ये लिखा गया है, कॉन्स्टिट्यूशन के उस आर्टिकल में ये लिखा गया है कि अ पर्सन हु कम्स अंडर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कैन बी डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम एमएलए एंड एमपी। अगर कोई एमपी है या एमएलए है तो उसको डिस्क्वालीफाइड किया जा सकता है अगर वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंतर्गत काम करता है तो, या आता है तो।
तो इसी संदर्भ में क्या किया गया था, 27 मेंबर के लिए को डिस्क्वालीफाई करने के लिए पिटीशन डाला गया था। तो प्रेसिडेंट एक लॉ जो लॉ आर्टिकल जो 102 है, आर्टिकल 103 है, वो साफ साफ कहता है, अंडर आर्टिकल 103 में ये कहा गया है कि प्रेसिडेंट किसी को डिस्क्वालीफाई करेंगे जब वो ऑब्टेन करेंगे ओपिनियन फ्रॉम द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन से ओपिनियन गेन करेंगे और उस ओपिनियन के बेसिस पे उनको डिस्क्वालीफाई करेंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से भी नहीं कर सकते हैं, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ओपिनियन लेंगे। इस संदर्भ में ओपिनियन दिया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आम आदमी पार्टी के जो एमएलएस थे दिल्ली के, उनमें ये उन्होंने दिया था कि इसमें एग्जम्पशंस भी दिए गए हैं कि ऑफिस ऑफ अप टर्म, अब यहाँ समझ में आता है कि उन्होंने इनको डिस्क्वालीफाई क्यों नहीं किया और एग्जेम्प्ट क्यों कर दिया। तो इस आर्टिकल इस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, उसमें एक चीज़ ये भी मेंशन किया गया है कि अगर बंदा ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, अब यहाँ पे हम ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का नाम समझ लें कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यहाँ दो वर्ड है, एक है ऑफिस और दूसरा है प्रॉफिट। प्रॉफिट मिल रहा हो किसी ऑफिस से, तो किसी बंदे को, किसी पर्सन को प्रॉफिट क्या होता है किसी ऑफिस से, उसकी सैलरी, रिन्यूमरेशन, सैलरी या बेनिफिट या पावर या पर्क्स, जो भी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर एक टर्म दिया गया है रिन्यूमरेशन, मतलब काइंड ऑफ सैलरी। एक काइंड ऑफ सैलरी अगर किसी भी ऑफिस से उसको यही प्रॉफिट मिलती है, किसी बंदे को ऑफिस में बिठाया जाता है तो उसका प्रॉफिट क्या होता है, उसका प्रॉफिट उसकी सैलरी होती है। लेकिन अगर किसी बंदे को किसी ऑफिस पे बिठाया गया है विदाउट एनी रिन्यूमरेशन, विदाउट एनी सैलरी, देन दैट पर्सन विल नॉट कम अंडर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि वो तो उस ऑफिस का प्रॉफिट ही नहीं मिल रहा है। अगर किसी पर्सन को उस ऑफिस का प्रॉफिट यानी कि सैलरी नहीं मिल रही है तो वो उसमें नहीं आएगा, एंड ही विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दैट डिस्क्वालिफिकेशन, वो डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। और इलेक्शन कमीशन ने यही ओपिनियन दिया था कि जो रोगी कल्याण समिति दिल्ली गवर्नमेंट ने बनाई थी, आम आदमी पार्टी की जो गवर्नमेंट दिल्ली में है उन्होंने जो बनाई थी, उसमें जो 27 एमएलएज एज ए मेंबर वर्क कर रहे थे उस रोगी कल्याण समिति में, वो समिति इन लोगों को पैसे नहीं देती थी, सैलरी नहीं देती थी, बट दे आर वर्किंग एज ए पब्लिक, क्योंकि वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं तो वो एक सेवा भाव से उसमें काम कर रहे थे और उन्होंने एक समिति इस तरह की बनाई थी। तो इस वजह से न्यूज़ में आया। तो अब हम समझेंगे, फिर से समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो ऑफिस जो किसी को प्रॉफिट देता है, एक कोई पर्सन है, ठीक है, एक कोई पर्सन है जिसको प्रॉफिट मिलता है किसी ऑफिस को ज्वाइन करने से। कोई भी बंदा, प्राइवेट हो और या सरकारी बंदा हो, किसी भी ऑफिस को ज्वाइन करता है तो उसको सैलरी मिलता है, एंड सैलरी एक उसका प्रॉफिट होता है। वो अलग बात है, करप्शन छोड़ दिया जाए कि अंडर द टेबल क्या होती हैं उसको छोड़ दिया जाए, या उस पावर के, उस पोस्ट के बदौलत जो वो लोग अर्न करते हैं एज ए ब्लैक मनी, उसको अगर छोड़ दिया जाए तो टेक्निकल टर्म में, कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म में, प्रॉफिट इज अ सैलरी और रिन्यूमरेशन प्रोवाइडेड टू दैट ऑफिस होल्डर। अगर किसी ऑफिस को, अगर कोई एमपी एमएलए किसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड करता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा एमपी और एमएलए की सीट से। ये है कंप्लीट पैक। अच्छा, तो ऐसा है कि ऐसा क्यों, मतलब क्या परिणाम होगा? परिणाम तो ये होगा कि उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है ना। और ये आर्टिकल 102 में लिखा गया है एमपीज़ के लिए, दोनों राज्यसभा और लोकसभा दोनों, और 191 में लिखा गया है स्टेट एमएलए और एमएलसी के लिए, ठीक है ना। 102 में तो ये लिखा गया है एमपीज़ के लिए कि वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, और 103 में लिखा है कि प्रेसिडेंट जो डिस्क्वालीफाई करेंगे इनको, ठीक है ना, वो ऑन द बेसिस ऑफ ओपिनियन ऑब्टेन फ्रॉम द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो ये हो गया। आर्टिकल 102 जो है उसका एक सब आर्टिकल है, सब क्लॉज है 102 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। उसमें ये 4 चीज़ें लिखी गई हैं, 4 पॉइंट दिए गए हैं कि क्या क्या होते हैं। कि पहला है कि एमपी जो है अंडर आर्टिकल 102 में वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे।
दूसरा है एमएलए हो जाएंगे 191 के अंतर्गत। एंड कोई भी पर्सन जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर होल्ड करता है तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। दूसरा पॉइंट ये है कि कोई पर्सन अनसाउंड माइंड है, यानी कि वो पागल है, मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब है, तो उसको भी डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तीसरा है कि अगर वो पर्सन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, मतलब वो कि दिवालिया घोषित कर दिया है। अनडिस्चार्ज मतलब उसने डिस्चार्ज नहीं किए हैं जो भी उसने पैसे लिए थे और वो इस तरह का दिवालिया घोषित कर दिया अपने आप को, उस बंदे को भी डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। एंड चौथा है कि अगर पर्सन जो है एमपी एमएलए है लेकिन वो इंडियन सिटीज़न नहीं है या किसी दूसरे कंट्री से सिटीजनशिप ले लिया है या ले रहा है तो उसको भी डिस्क्वालीफाइड किया जा सकता है। ठीक है ना। तो इसमें राज्यसभा, लोकसभा, एमएलए और एमएलसी सबके लिए ये प्रोविज़न सेम है। ठीक है ना। एग्जम्पशन के तौर पे ये वहाँ पे एक एग्जम्पशन दिया गया है कि अगर कोई पर्सन रिन्यूमरेशन नहीं लेता है, सैलरी नहीं लेता है या नहीं दिया गया है उस पोस्ट, प्रॉपर पोस्ट के लिए, तो वो बंदा या वो पर्सन क्या होगा कि वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा, उसको उसकी मेंबरशिप नहीं छीनी जाएगी। तो फिर ये बात आती है कि भाई ये ऐसा प्रोविज़न लाया क्यों गया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, पॉलिसी मेकर जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाए थे, उन्होंने इस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट टर्म को लाया ही क्यों, उनका रीज़न क्या था उनका लाने का। तो उन्होंने ये रीज़न दिया था कि जो लेजिस्लेटर हैं शुड नॉट फील ऑब्लिगेटेड टू द एग्जीक्यूटिव। इसका मतलब कि जो लेजिस्लेटर हैं, लॉ मेकर्स हैं, ठीक है ना, लेजिस्लेटिव बॉडी होती है पार्लियामेंट, और उसमें जो भाग लेते हैं वर्क करने के लिए वो लेजिस्लेटर, एमपीज, एमएलए हैं, वो नॉट फील ऑब्लिगेटेड टू द एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव दो तरह के होते हैं, एक परमानेंट और एक टेम्पोररी। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, फिर भी बता रहा हूँ। गवर्नमेंट होती है वो एक एग्जीक्यूटिव होती है, वो टेम्पोररी होती है। ठीक है ना। जैसे प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, ये सारे एग्जीक्यूटिव बॉडी हैं, ये टेम्पोररी एग्जीक्यूटिव हैं जो कि फंक्शन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं जो भी लेजिस्लेटर लॉ बनाता है। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि जो भी लेजिस्लेटर हैं, जो लॉ बनाने वाले हैं, एमपी एमएलए जो हैं, वो ऑब्लिगेटेड नहीं हो किसके, या डू नॉट फील ऑब्लिगेटेड टू द एग्जीक्यूटिव, मतलब वो फ्री अपने आप को महसूस करें और फ्रीली अपने फंक्शन को काम कर सकें। इस वजह से ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का टर्म लाया गया है कि अगर कोई बंदा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट किसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वाले, किसी ऐसे प्रॉफिट वाले ऑफिस में वर्क करता है तो वो ऑब्लिगेटेड हो जाएगा या इन्फ्लुएंस हो जाएगा, उसको पूरी फ्रीडम नहीं रहेगी काम करने की। तो इस वजह से उसको ये वाला क्लॉज लाया गया था कि वो फ्रीडम महसूस करे अपने काम को, अपने फंक्शन को एग्जीक्यूट करने में, किसी भी एग्जीक्यूटिव का इन्फ्लुएंस ना हो, वो फ्रीडम महसूस करे वो एमपी एमएलए अपने काम को करने के लिए, क्योंकि वो ये एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, पब्लिक को रिप्रेजेंट कर रहा है और उनके लिए वो ऑनेस्टली काम कर सके। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन मेकर जो थे उन्होंने ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का जो टर्म है वो लाया था और इस क्लॉज को डाला था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये टोटल ओवरऑल अगर समराइज करूँ इस पूरे लेक्चर को, तो इसमें यही कहूँगा कि पहले हम डिफ़ाइन करेंगे, पहले हमें जानने की कोशिश करेंगे कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है टर्म न्यूज़ में क्यों था। क्योंकि आम आदमी पार्टी के 27 एमएलए जो थे उनको डिस्क्वालीफाई करने के लिए पिटीशन डाला गया था प्रेसिडेंट के सामने कि आप इनको डिस्क्वालीफाई करो। लेकिन प्रेसिडेंट जो डिस्क्वालीफाई करेगा वो किस बेसिस पे करेगा, इलेक्शन कमीशन का जो ओपिनियन होगा उसके बेसिस पे करेगा। इलेक्शन कमीशन का ओपिनियन क्या था कि जो भी एमपीज़ और एमएलए जो भी हैं, अगर वो किसी ऑफिस में बैठे हैं और बिना प्रॉफिट के बैठे हैं, बिना रिन्यूमरेशन के, बिना सैलरी के वर्क कर रहे हैं एज ए पब्लिक सर्विस, तो उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता। उसी तरह से उन्होंने पाया कि जो 27 एमएलए जो थे, रोगी कल्याण समिति जो दिल्ली गवर्नमेंट ने बनाई थी, उसके जो ये मेंबर हैं, ये लोग रिन्यूमरेशन नहीं पा रहे थे, किसी तरह की सैलरी या पर्क्स नहीं दिया जा रहा है इनको, इस वजह से वो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे एंड दे आर एग्जेम्प्टेड अंडर एनसीटी एक्ट 1997 एंड 1991, उसके अंतर्गत उनको एग्जेम्प्ट किया गया। दूसरा, अब तो हम समझ गए कि क्यों न्यूज़ में था, क्यों चीज़ें क्वेश्चन पूछे गए। दूसरा कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होता है क्या। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ये होता है कि कोई बंदा किसी ऑफिस में बैठता है और उसको प्रॉफिट मिलता है
डायरेक्ट प्रॉफिट और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉफिट दैट इज सैलरी अगर वो मिलता है तो उस बंदे को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, क्योंकि ही इज़ ऑलरेडी अ पर्सन हु इज़ टेकिंग प्रॉफिट और सैलरी बीइंग MLA और MP, और वो दोबारा ले रहा है किसी और दूसरे पोस्ट पे काम करके रह के बेनिफिट ले रहा है किसी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत, तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, ये था कि वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, उसके कॉन्सिक्वेंसेज, उसको परिणाम क्या भुगतने जा सकते हैं। और या बंदा, अगर कोई बंदा अनसाउंड माइंड है, या तो वो पागल है, या तो दिवालिया घोषित हो गया है, या उसने सिटीजनशिप ले रखा है किसी कंट्री का, या इंडिया का सिटीजनशिप नहीं है उसके पास, तो भी उनको क्या किया जा सकता है, डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। इस डिस्क्वालीफाई करने के लिए प्रेसिडेंट करते हैं, प्रेसिडेंट को ओपिनियन लेना पड़ता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। ये टर्म क्यों लाया गया था, एग्जाम्पशन इसमें क्या है, एग्जाम्पशन अगर वो ऑफिस प्रॉफिट का नहीं है तो बंदा एग्जेम्प्टेड है, ठीक है ना। और लास्ट बात ये कि ऐसा लाया क्यों गया था, ये कानून लाया क्यों गया था, आर्टिकल ये बनाया क्यों गया था, तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर जो थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, उनके ओपिनियन ये थी कि अगर ऐसा प्रोविजंस लाया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, तो जो लेजिस्लेटर हैं, मतलब जो MP और MLA हैं, उनको काम करने में आज़ादी मिलेगी और वो किसी तरह से ऑब्लिगेटेड नहीं होंगे एग्जीक्यूटिव या गवर्नमेंट के, और वो फ्रीली और पब्लिक सर्विस कर पाएंगे। इस वजह से वो इस आर्टिकल को इंसर्ट किए थे कॉन्स्टिट्यूशन में। आई थिंक मैं बहुत हद तक समझाने की कोशिश किया हूँ, बहुत ईजी लैंग्वेज में। अगर फिर भी आप लोगों को नहीं समझ में आता तो कमेंट में आप लिख के बताइए कि क्या नहीं समझ में आता है, मैं इस लेक्चर को फिर से पढ़ा दूँगा। इट्स नॉट कि मैं ऑल इजी लैंग्वेज में इसको बताने की कोशिश करूँगा कि क्या होते हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। और वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।